अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, बदलाव लाने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता का माप है। और आज हम एक ऐसे ही बड़े बदलाव की गहराई में उतर रहे हैं जो पाकिस्तान में आकार ले रहा है। जी हाँ, ये बदलाव जुड़ा है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल संपत्ति के भविष्य से। बिल्कुल। पाकिस्तान की सरकार और उसका केंद्रीय बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसबीपी वो इस उभरते हुए क्षेत्र को लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं दूरगामी कदम उठा रहे हैं। हाँ, और ये कदम ऐसे हैं जिनमें मतलब नवाचार की संभावनाएं तो दिखती हैं, पर साथ ही कुछ गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। निश्चित रूप से। हमारी ये पड़ताल आधारित है द प्रिंट में छपे एक काफी विस्तृत लेख पर, और हम कोशिश करेंगे कि इस थोड़े जटिल विषय के हर पहलू को समझ सकें। हाँ, खासकर जो साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा अहम हो सकती है। ये विषय ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के करंट अफेयर्स के लिहाज से जरूरी है, बल्कि सामान्य जानकारी के लिए भी काफी दिलचस्प है। आज हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक एसबीपी क्रिप्टो को लेकर अपना नजरिया बदल रहा है और उनकी अपनी डिजिटल करेंसी, जिसे हम सीबीडीसी कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसको लाने की क्या योजना है। हाँ, और कैसे एक नया रेगुलेटरी सिस्टम बनाने की तैयारी चल रही है। इसमें वर्चुअल एसेट बिल 2025 और पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब पीवीआरए, ये सब शामिल हैं। और देखिए, जैसा अक्सर होता है ऐसे बड़े बदलावों के साथ, इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी बटी हुई है, काफी अलग-अलग हैं। हाँ, कुछ लोग इसे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका मान रहे हैं, तो कुछ इसे लेकर मतलब गंभीर चिंताएं जता रहे हैं। जी, बात यहां तक भी जारी है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार से भी इसका कोई कनेक्शन हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी बदलाव से, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसबीपी की पॉलिसी में जो शिफ्ट आया है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। हाल ही में ये बात सामने आई कि एसपीबी ने सैद्धांतिक तौर पर मतलब प्रिंसिपली डिजिटल करेंसी को वैध बनाने पर सहमति जताई है। हाँ, इसे क्रिप्टो जैसी जो वर्चुअल संपत्तियां हैं, उनको औपचारिक रूप से कानूनी दायरे में लाने की दिशा में एक बड़े संकेत की तरह देखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, एसबीपी अपनी खुद की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है। ये एक तरह से डिजिटल रुपया होगा। जी, और एसपीबी के जो डिप्टी गवर्नर हैं इनायत हुसैन, उनका बयान भी काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि एसपीबी ने पहले जो सलाह जारी की थी, जिसमें क्रिप्टो को एक तरह से अवैध बताया गया था, उसे वापस लिया जाएगा। हाँ, ये उस रुख से काफी अलग है जो इसी साल मई में एसबीपी और वित्त मंत्रालय ने अपनाया था। तब तो उन्होंने क्रिप्टो को अवैध और प्रतिबंधित ही कह दिया था। तो ये तो वाकई एक बड़ा यू टर्न जैसा लगता है। कुछ महीने पहले अवैध और अब वैधता की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कुछ एनालिस्ट हैं, जैसे हबीबुल्ला खान, जो पेन्यूमरा के सीईओ हैं और पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी पर नजर रखते हैं। हाँ, वो मानते हैं कि एसबीपी का रुख उतना भी विरोधाभासी नहीं है जितना लग रहा है। उनका तर्क है कि एसबीपी ने तकनीकी तौर पर क्रिप्टो को कभी अवैध घोषित ही नहीं किया था, अच्छा। क्योंकि ये उनके कानूनी दायरे से बाहर था। अच्छा, तो फिर 2018 में जो वो प्रतिबंध जैसी बातें हुई थी, उनका क्या मतलब था? देखिए, वो असल में एक पूरा बैन नहीं था। एसबीपी ने उस समय ये कहा था कि क्योंकि क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए कोई साफ कानूनी ढांचा नहीं है, और साथ ही पाकिस्तान पर एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी दबाव था। हाँ, जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह पर नजर रखती है। बिल्कुल। तो उन दायित्वों के चलते एसबीपी ने कहा कि जो रेगुलेटेड वित्तीय संस्थान हैं, जैसे बैंक वगैरह, वो क्रिप्टो से जुड़े लेन देन नहीं कर सकते। तो खान साहब के मुताबिक उस समय के हिसाब से ये एक प्रैक्टिकल और सही फैसला था। समझ गया। अब जब सरकार एक नया फ्रेमवर्क बना रही है, तो एसबीपी का रुख भी उसी हिसाब से बदल रहा है। अच्छा। तो ये नीतिगत बदलाव एक नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ आ रहा है। अब जरा इस डिजिटल रुपए की योजना पर बात करते हैं। एसबीपी एक खास कानूनी डिजिटल पाकिस्तानी रुपया जारी करने की बात कर रहा है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये जो सीबीडीसी होगा, ये सीधे एसबीपी जारी करेगा, और इसका मुख्य उद्देश्य होगा एक रेगुलेटेड इकोसिस्टम बनाना। मतलब एक नियंत्रित माहौल जिसके अंदर लोग वर्चुअल संपत्तियां खरीद सकें। और एक सेनेट समिति की ब्रीफिंग में ये आंकड़ा भी सामने आया जो काफी चौंकाने वाला है, कि अनुमान है कि पाकिस्तानियों ने क्रिप्टो में लगभग $21 बिलियन का निवेश कर रखा है। 21 बिलियन डॉलर? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये तो पाकिस्तान के कई आईएमएफ बेल आउट पैकेज के बराबर या उससे ज्यादा होगी। जी हाँ। ये तो अनौपचारिक या ग्रे मार्केट में घूम रही है। ये आंकड़ा तो रेगुलेशन की जरूरत और चुनौती दोनों को ही दिखाता है।
अब जब सरकार एक नया फ्रेमवर्क बना रही है तो एसबीपी का रुख भी उसी हिसाब से बदल रहा है। अच्छा। तो ये नीतिगत बदलाव एक नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ आ रहा है। अब जरा इस डिजिटल रुपए की योजना पर बात करते हैं। एसबीपी एक खास कानूनी डिजिटल पाकिस्तानी रुपया जारी करने की बात कर रहा है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये जो सीबीडीसी होगा ये सीधे एसबीपी जारी करेगा और इसका मुख्य उद्देश्य होगा एक रेगुलेटेड इकोसिस्टम बनाना, मतलब एक नियंत्रित माहौल जिसके अंदर लोग वर्चुअल संपत्तियां खरीद सकें। और एक सेनेट समिति की ब्रीफिंग में ये आंकड़ा भी सामने आया जो काफी चौंकाने वाला है कि अनुमान है कि पाकिस्तानियों ने क्रिप्टो में लगभग $21 बिलियन का निवेश कर रखा है। $21 बिलियन? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये तो पाकिस्तान के कई आईएमएफ बेलआउट पैकेज के बराबर या उससे ज्यादा होगी। जी हाँ। ये तो अनौपचारिक या ग्रे मार्केट में घूम रही है। ये आंकड़ा तो रेगुलेशन की जरूरत और चुनौती दोनों को ही दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी विशाल अनौपचारिक बाजार को औपचारिक दायरे में लाना इस डिजिटल रुपए का एक बड़ा लक्ष्य है। इससे क्या होगा कि क्रिप्टो से जुड़े लेन देन के लिए एक सुरक्षित और पता लगाने योग्य, मतलब ट्रेसेबल जरिया मिलेगा। अच्छा। जिससे उम्मीद है कि ग्रे मार्केट सौदों पर रोक लगेगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। लेकिन क्या इस औपचारिक कदम से बाजार में कोई बड़ी उथल-पुथल मचने की उम्मीद है? जो लोग पहले से क्रिप्टो में डील कर रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, कुछ विश्लेषक हैं, जैसे वॉशिंगटन में द एशिया ग्रुप के प्रिंसिपल हैं उजैर यूनुस। हाँ। उनका मानना है कि सिर्फ औपचारिक रूप से वैध कर देने से शायद बाजार में कोई बहुत बड़ा भूचाल ना आए। उनका तर्क ये है कि जो लोग इन संपत्तियों में व्यापार करना चाहते हैं वो पहले से ही कर रहे हैं अनौपचारिक तरीकों से। तो फिर इस कदम का असली फायदा क्या है अगर व्यापार वैसे ही चलता रहेगा? फायदा है पारदर्शिता और निगरानी का। ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी। हो सकता है व्यापार का वॉल्यूम एकदम से ना बदले, लेकिन अब लेन देन को ट्रैक करना आसान होगा। सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन की संभावना बनेगी। और सबसे अहम बात, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है उसको फॉर्मल दायरे में लाने की एक कोशिश का हिस्सा है। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है वहाँ। बिल्कुल। तो ये कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता लाने में मददगार हो सकता है। कम से कम सिद्धांत में तो यही उम्मीद है। तो ये डिजिटल रुपया एक तरह से अनौपचारिक बाजार को साधने की कोशिश है, लेकिन इसे और बाकी वर्चुअल एसेट्स को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? क्या कोई नया कानून या संस्था बन रही है इसके लिए? हाँ बिल्कुल। यहीं पर आता है आगामी वर्चुअल एसेट बिल 2025 और पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी PVARA। इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये इस नए इकोसिस्टम की नींव रखेंगे। अच्छा, तो ये PVARA क्या काम करेगा? इसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा? PVR एक शक्तिशाली नियामक संस्था होगी। इसका काम होगा वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं उनको लाइसेंस देना, उनकी निगरानी करना और उनके संचालन के लिए नियम कायदे बनाना, एक पूरा ढांचा तैयार करना। लेकिन यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान एक बहुत ही कंट्रोल्ड, मतलब नियंत्रित तरीका अपना रहा है। नियंत्रित किस मायने में? क्या कोई सीमाएं होंगी? हाँ, कई सीमाएं होंगी। जैसे ये जो वर्चुअल संपत्तियां होंगी इन्हें देश के अंदर ट्रांसफर तो कर सकेंगे, लेकिन इनका इस्तेमाल इस तय डिजिटल इकोसिस्टम के बाहर, मतलब सामान खरीदने या सेवाएं लेने या पारंपरिक निवेश करने के लिए नहीं किया जा सकेगा। अच्छा। और सबसे अहम बात, इन्हें सामान्य लेन देन के लिए कानूनी मुद्रा, लीगल टेंडर का दर्जा नहीं मिलेगा जैसे पाकिस्तानी रुपया है। तो मकसद साफ है, इनोवेशन को थोड़ी जगह देना, लेकिन साथ ही जो जोखिम है जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और कैपिटल फ्लाइट, मतलब पूंजी का बाहर जाना, इनको सख्ती से कंट्रोल करना। इस PVARA के बोर्ड की बनावट कैसी होगी? कौन लोग होंगे इसमें? हाँ, ये भी काफी गौर करने लायक है। इसमें SBP के लोग होंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी SECP, जो शेयर बाजार वगैरह को रेगुलेट करता है। जी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR, जो टैक्स विभाग है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA, जो वित्तीय अपराध देखती है, और वित्त, कानून और IT मंत्रालयों के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। यानी सरकार का पूरा नियंत्रण रहेगा इस पर। क्या इसमें स्वायत्तता, मतलब ऑटोनॉमी की कोई गुंजाइश होगी? यही एक बड़ा सवाल है। देखिए, सीनेट की वित्त समिति ने कुछ अच्छी सिफारिशें जरूर दी हैं, जैसे कि बोर्ड में संसद के प्रतिनिधि भी हों
और अथॉरिटी के अध्यक्ष के लिए कम से कम 5 साल का अनुभव और 55 साल की उम्र सीमा हो। हालांकि दूसरे कार्यकाल के लिए छूट हो सकती है। लेकिन इतने सारे सरकारी विभागों की मौजूदगी में पीवीआरए कितना स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और आम निवेशक या यूजर की सुरक्षा का क्या? डेटा प्राइवेसी या इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे मुद्दे? हाँ, इस पर भी ध्यान दिया गया है। जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे उनके लिए डेटा गोपनीयता को लेकर सख्त नियम होंगे और साथ ही बोर्ड के सदस्यों के लिए हितों के टकराव मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के उपाय भी लागू किए जाएंगे ताकि वो अंदरूनी जानकारी का गलत फायदा ना उठा सके। लेकिन जैसा आपने कहा, असली परीक्षा तो तब होगी जब ये नियम लागू होंगे। बिल्कुल। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि क्या ये भारी भरकम सरकारी ढांचा इनोवेशन की जो तेज रफ्तार होती है उसके साथ तालमेल बिठा पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसा हमने शुरू में जिक्र किया था, इस पूरे कदम को लेकर एक्सपर्ट्स में मतभेद हैं। कुछ लोग जैसे हबीबुल्ला खान वो काफी आशावादी दिख रहे हैं। हाँ, खान साहब मानते हैं कि एसबीपी का ये जो मौजूदा कदम है ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये सितंबर 2024 में एसबीपी अधिनियम में जो संशोधन प्रस्तावित थे उन्हीं का एक लॉजिकल एक्सटेंशन है। अच्छा। उन संशोधनों में ही एसबीपी द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा को परिभाषित किया गया था। उसी ने इस सीबीडीसी के लिए रास्ता तैयार किया था। खान पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को भी क्रिप्टो के लिए काफी अनुकूल मानते हैं ना? बिल्कुल। उनका तर्क है कि पाकिस्तान क्रिप्टो इनोवेशन का फायदा उठाने के लिए एक अनोखी स्थिति में है। उनके मुताबिक 2025 में ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन के मामले में पाकिस्तान भारत और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर? ये तो बड़ी बात है। हाँ, और यहाँ 40 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो वॉलेट एक्टिव हैं। 40 मिलियन वॉलेट्स, ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। इसका मतलब जमीनी स्तर पर लोगों की दिलचस्पी काफी ज्यादा है इसमें। जी। और खान इसमें एक और पहलू जोड़ते हैं कि पाकिस्तान के कई इलाकों में बिजली सरप्लस है, मतलब जरूरत से ज्यादा है। जो ऊर्जा गहन क्रिप्टो माइनिंग होती है उसके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। उनके मुताबिक पाकिस्तान के पास सब कुछ है, बस एक कानूनी ढांचे की कमी थी जो अब पूरी हो रही है। और यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है जब वो वर्चुअल एसेट्स ऑर्डिनेंस 2025 की तारीफ करते हैं। ये 8 जुलाई 2025 को लागू हुआ और इसने पीवीएआरए के जरिए एक रेगुलेटरी और टेस्टिंग मतलब सैंडबॉक्स माहौल बनाया है। खान ने पाकिस्तान के ब्लॉकचेन और क्रिप्टो मंत्री बिलाल बिन साकिब उनके प्रयासों का भी जिक्र किया है। हाँ, खान इसका काफी श्रेय बिलाल बिन साकिब को देते हैं। कहते हैं कि उन्होंने कथित तौर पर 1 साल के अंदर इस रेगुलेटरी ढांचे को हकीकत बनाया है। उनका कहना है कि बिलाल पाकिस्तान को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के क्रिप्टो जगत में एक लीडर बनाने के लिए बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा। खान ने यह भी खुलासा किया कि बिलाल एक सॉवरेन क्रिप्टो फंड मतलब सरकार का क्रिप्टो फंड स्थापित करने पर भी काम कर रहे हैं जो बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करेगा। ये वाकई एक महत्वाकांक्षी योजना लगती है। तो ये तो हुई आशावादी तस्वीर, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ विशेषज्ञ इसे लेकर बहुत गंभीर चिंताएं जता रहे हैं। निश्चित रूप से। हुसैन नदीम है जो एक पॉलिसी स्ट्रैटेजिस्ट और एआई एक्सपर्ट हैं। उनकी चेतावनी काफी तीखी है। उनका कहना है कि ये कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़ी आपदा की शुरुआत हो सकता है जिसे ठीक करने में कई साल लग सकते हैं। आपदा? ये तो बहुत बड़ा दावा है। नदीम ऐसा क्यों सोचते हैं? उनकी चिंता का आधार क्या है? नदीम असल में पाकिस्तान की जो मौजूदा राजनैतिक और प्रशासनिक कमजोरियां हैं उनकी ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि जब देश में संस्थागत व्यवस्थाएं मतलब सिस्टम्स और प्रोसेस और नियंत्रण व संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस मजबूत न हो तो बिना पर्याप्त जांच पड़ताल या प्रभाव मूल्यांकन के मतलब ड्यू डिलिजेंस या इम्पैक्ट असेसमेंट के बिना क्रिप्टो जैसी जटिल और नई चीज को लागू करना अराजकता को जन्म दे सकता है। उनका सबसे बड़ा डर किस बात को लेकर है? क्या खास जोखिम उन्हें दिख रहे हैं? उन्हें मुख्य रूप से 2 बड़े जोखिम दिखते हैं। पहला, बड़े पैमाने पर पूंजी देश से बाहर जा सकती है, कैपिटल फ्लाइट, जिससे शायद सिर्फ जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हीं को फायदा हो। अच्छा। दूसरा, जो स्थानीय निवेशक हैं उन्हें अपनी बचत क्रिप्टो जैसे गैर उत्पादक क्षेत्र में मतलब नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में लगाने का प्रोत्साहन मिल सकता है जिससे वास्तविक अर्थव्यवस्था को कोई सीधा फायदा ना हो।
ये तो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। और वो इन जोखिमों को पाकिस्तान की वर्तमान कथित सैन्य संचालित और अपारदर्शी शासन प्रणाली से जोड़कर देखते हैं, जहां जवाबदेही की कमी है। ये चिंताएं तो वाकई गंभीर हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसी जटिल कहानी में एक और परत जोड़ता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़ाव का एंगल। ये कैसे फिट होता है इसमें? हाँ, ये पहलू इस मामले को और भी पेचीदा बना देता है। देखिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो लंबे समय से संकट में है और देश बार बार IMF के बेलआउट पैकेजों पर निर्भर रहा है। जी हाँ। ऐसे में कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी को एक संभावित आर्थिक जीवन रेखा के तौर पर देख रहे हैं। और इसी पृष्ठभूमि में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF नाम की कंपनी के साथ साझेदारी हुई है। बिल्कुल। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने WLF के साथ एक समझौता किया। ये वो फॉर्म है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके तार ट्रंप परिवार के सदस्यों से जुड़े हैं। अच्छा। हाँ, WLF ने वादा किया है कि वो पाकिस्तान को ब्लॉकचेन का बुनियादी ढांचा विकसित करने, संपत्ति का टोकनाइजेशन करने, मतलब जो असल संपत्ति है उसे डिजिटल टोकन में बदलने की प्रक्रिया, हाँ, जिससे उसे ब्लॉकचेन पर ट्रेड किया जा सके। बिल्कुल, और इस जटिल क्रिप्टो उद्योग को समझने में मदद करेगी। क्या इस समझौते की शर्तें या डिटेल्स सार्वजनिक हैं? कितनी पारदर्शिता है इसमें? यहीं पर सवाल उठते हैं। इस समझौते की ज्यादातर बातें अभी तक साफ नहीं है, अस्पष्ट है। और ये जानना भी जरूरी है कि इस WLF डील से पहले ही फरवरी 2025 में पाकिस्तान सरकार ने एक क्रिप्टो काउंसिल बनाई थी। हाँ, ये बात आई थी। फिर मई 2025 में इसी काउंसिल को पाकिस्तान डिजिटल एसेट अथॉरिटी का नाम देकर एक पूरी रेगुलेटरी संस्था बना दिया गया था, जिसका काम डिजिटल संपत्तियों को रेगुलेट करना है। तो WLF के साथ ये साझेदारी इसी घटनाक्रम के बीच हुई है, जिससे कुछ सवाल उठते हैं कि इसका असली मकसद क्या है और इसमें कितनी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी मिली-जुली है। पाकिस्तान क्रिप्टो की दुनिया में एक बड़ा, महत्वाकांक्षी लेकिन बेहद जटिल कदम उठा रहा है। बिल्कुल। एक तरफ नवाचार, वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं दिखती हैं, तो दूसरी तरफ गंभीर नियामक चुनौतियां हैं, शासन संबंधी जोखिम हैं और एक्सपर्ट्स के बीच गहरे मतभेद भी हैं। एकदम सही कहा। ये एक ऐसा प्रयोग है जिस पर न केवल पाकिस्तान के लोगों की बल्कि दुनिया भर की, खासकर दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की गहरी नजर रहेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान इनोवेशन को बढ़ावा देने और रिस्क को नियंत्रित करने के इस नाजुक संतुलन को कैसे साध पाता है। क्या वो एक ऐसा मॉडल बना पाएगा जो सुरक्षित भी हो और प्रगतिशील भी? और जाते जाते खासकर हमारे उन श्रोताओं के लिए जो UPSC या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सोचने के लिए एक अहम सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, सवाल ये है कि ये जो नया विनियमित लेकिन काफी हद तक अलग थलग सा दिखने वाला क्रिप्टो इकोसिस्टम पाकिस्तान बना रहा है, हाँ, ये लंबी अवधि में पाकिस्तान की पारंपरिक मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था और उसके जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दायित्व हैं, जैसे FATF या IMF के प्रति, उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था में एकीकृत हो पाएगा या उसके समानांतर एक अलग दुनिया बनकर रह जाएगा? और दोनों ही सूरतों में इसके व्यापक आर्थिक और सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं? एक बेहद प्रासंगिक सवाल जिस पर आगे भी नजर बनाए रखनी होगी। उम्मीद है आपको आज की इस चर्चा से पाकिस्तान के क्रिप्टो भविष्य की इस जटिल तस्वीर को समझने में कुछ मदद मिली होगी। जी। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई प्रश्न है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में हमें जरूर बताएं। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। उसकी तह तक जाने के लिए धन्यवाद।